क्या किसी सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी कथावाचक को चार्टर प्लेन में घुमाने के लिए हो सकता है? यह दृश्य छत्तीसगढ़ शासन के इस चार्टर प्लेन से, वो भी तब जब एक कथावाचक प्रधानमंत्री का छोटा भाई उतर रहा हो तो वर्दीधारी एक दरोगा उसे पैर छू रहा है। ये कौन सा लोकतंत्र है? लेकिन सवाल तो उत्तर प्रदेश से भी पूछा जा रहा है, जब उत्तर प्रदेश में कल यानी 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। ये राष्ट्र का कार्यक्रम नहीं था। अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सरकारी कार्यक्रम माना जाए या पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम माना जाए। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम था, क्योंकि जो तीन नेताओं का जिक्र हुआ है ये तीनों उसी दल से थे, उसी विचार से थे और तीनों एक ही जाति के थे। अगर ये उनका कार्यक्रम है और पार्टी उन्हें राष्ट्र के नाम प्रेरणा स्थल बनाकर सौंप रही है, तो फिर तो इसमें पार्टी के कार्यक्रम में सरकारी बसें कैसे लगा दी गई? अब दूसरा बात, अगर ये सरकारी कार्यक्रम था, जो कि था, क्योंकि इसका सारा खर्चा, सारा पैसा, पार्क बनाना ये तो सरकार ने किया है, पॉलिटिकल पार्टी ने तो किया नहीं। तो सरकार ने जब ये काम किया तो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी क्या इस बात के लिए लगा दी जाएगी और पूरे प्रदेश की बसें, आसपास के कई जिलों के लोग, इतने लोग जबरदस्ती बुलाए जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री मोदी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि में लहर सुनामी दिखती रहे। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी बसों का है। ये सरकारी बसों का हुजूम इस बात के लिए लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ आ जाए। लगभग 2 लाख लोगों की तैयारी की गई थी और तैयारी के लिए पूरे प्रदेश के परिवहन मंत्रालय के सारी बसों को लगा दिया गया होगा। सारी बसें नहीं भी लगी होंगी तो इन हजारों बसों के जखीरे को किस बात के लिए लगाया गया कि 3 ब्राह्मण नेताओं को राष्ट्र प्रेरणा स्थल में मूर्ति बना करके सम्मानित किया जा रहा है और इसके लिए 2 लाख लोग पूरे प्रदेश से बुलाए गए। तो जिन जगहों से ये बसें हटा दी गई थी, जिन जगहों से बसें ये रैली के लिए लगा दी गई थी और उस रैली में भीड़ के लिए लोगों को लगा दिया गया, तो कभी कैमरा, टीवी, टेलीविजन उन जगहों का दर्द समझने गया होगा जहां लोग बस पकड़ने घर से निकले होंगे तो पता चला कि वहां यातायात के साधन ही नहीं, सारी बसें प्रधानमंत्री की रैली के लिए भेज दी गई हैं। एक और चीजें उत्तर प्रदेश के गलियारों में चल रही हैं, इनडायरेक्टली, बिना कार्यक्रम का नाम लिखे इनडायरेक्टली सरकारी कर्मचारियों को इस रैली में ड्यूटी लगा करके भेजा गया था। ड्यूटी लगा करके, यानी जो शिक्षक हैं, प्राइमरी के शिक्षक हैं या आंगनबाड़ी के लोग हैं या रसोइये हैं, शिक्षा मित्र हैं और तमाम विभागों के और लोग, उन विभागों में कई जगह इस बात की चर्चा है कि कई ऐसी चिट्ठियां भी वायरल हो रही हैं जिनमें सीधे नहीं लिखा है कि आपको उस रैली में जाकर के मोदी मोदी का नारा लगाना है। इनडायरेक्ट लिखा है, धमकाते हुए लिखा है और उन सब की ड्यूटी लगा दी गई कि आपको भीड़ बन करके वहां जाना है। इतनी भीड़, इतना हुजूम इस बात के लिए कि 3 लोगों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया जाए। और जो भाषण वहां पर हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो, उस भाषण से तो ऐसा लग रहा था कि इन तीनों के जो काम हुए हैं राष्ट्र के नाम, इसके बाद सपा और कांग्रेस पर निशाना। तो इसे चुनावी रैली क्यों ना माना जाए? अगर ये सरकारी कार्यक्रम है तो सपा और कांग्रेस का जिक्र सरकारी कार्यक्रम में क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? या प्रधानमंत्री के लिए हर कार्यक्रम चुनावी रैली ही है? इसलिए उन्होंने ये कहा कि सपा और कांग्रेस वाले परिवार के नाम पर इस तरह का काम करते रहते हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब मायावती जी ने ये काम किया, अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए पार्क बनाया और उसको लोहिया पार्क के नाम से वैचारिक रूप से उस विचार को मानने वाले जनेश्वर मिश्र के नाम पर एशिया का सबसे खूबसूरत पार्क अगर किसी ने बनाया, लखनऊ में पार्क का एक कल्चर है। देखिए, जब आदरणीय बहन जी थी तो उन्होंने वैचारिक पार्क बनाए बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर, और वो सारा काम उन्होंने किया। पहले से 2 पार्क थे, उनको और अच्छा बनाकर किया, गोमती रिवर फ्रंट, कि लखनऊ का शहर बहुत खूबसूरत दिखे। अखिलेश यादव ने लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क को और सुंदर बना दिया। तो इसके बाद आपने जो पार्क बनाया, बीजेपी ने राष्ट्र प्रेरणा का स्थल बनाया, 3 ब्राह्मण नेता। अब ये तो ब्राह्मण वाला सवाल तो चल रहा है भाई। एक ब्राह्मण नेता जो ये कहते थे कि संविधान गड़बड़ है, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे, वो राष्ट्र के प्रेरणा कैसे है?
दूसरे नेता जो सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे, बीजेपी के और उनके आइडियोलॉग माने जाते हैं, वो सबके राष्ट्र के प्रेरणा कैसे हो गए? और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी आप एक जाति के लिए बात करते हैं, तो बाकी लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? लेकिन राष्ट्र प्रेरणा में जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम के तहत तो ये लग रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक जातिगत मैसेज भी दे रही है। कर्मचारियों को नौकरी नहीं देना, ड्यूटी पूरी लेनी है। तो सारी सरकारी बसें लगाकर सारे कर्मचारियों को, आसपास के कई जिलों को दबाव डाल करके भीड़ बढ़ाया गया, और उसके बाद ये सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और बातें जो होती हैं वो पॉलिटिकल होती हैं। कांग्रेस का परिवारवाद, सपा का परिवारवाद, हमने इनको राष्ट्र को ये दिया, हमने उनको वो दिया। ये भी तो बताएं कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई कौन दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण देते हुए कह रहे थे कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी हमने सम्मानित किया, हमने कांग्रेस के कई नेताओं को सम्मानित किया, हमने कई प्रधानमंत्रियों को सम्मानित किया, हम सब बड़ा दिल रखते हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ जितने लोग ईडी सीबीआई का जेल मुकदमा, ये वो सब, वो किसके खिलाफ हो रहा है? कौन है जो सवाल पूछने पर लोगों को जेल में डाल रहा है? विपक्ष को लेकर के जिस तरह की हिकारत, आप उसी जगह पर, उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ी मुश्किल चुनौती आई। उसी योगी आदित्यनाथ के भाषण में विपक्ष जितने सवाल करता रहा, एक का भी जवाब उन्होंने दिया नहीं, एक का भी नहीं दिया। लेकिन जब बांग्लादेश के हिंदुओं का जिक्र कर रहे थे तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अभी यहीं से प्रस्ताव पारित करिए निंदा का। उन्होंने क्यों नहीं पारित किया? ये वीडियो देखिए। प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। अगर आप इच्छुक हैं तो बांग्लादेश वाले पर आप भी हैं, हम भी, एक प्रस्ताव हो जाए, एक निंदा का प्रस्ताव चला जाए। आप नेता सदन हैं, हम भी दोनों सहमत हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको जो नैरेटिव सेट करना है वही आप करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में किया। उन्होंने विपक्ष को घेरने के लिए कई ऐसी चीजें बता दी कि जिससे कोई समझ ही नहीं पाएगा। वो भूल गए कि जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते क्या थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्ते क्या थे, और खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किस नजर से देखते हैं, गांधी को किस नजर से देखते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की बात करके वो किसको मैसेज देना चाहते थे? जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और वाकया हुआ, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी की सरकार रही हो या अखिलेश जी की सरकार रही हो, उन सरकारों को उनके लोग कहते थे कि जातिवादी लोग हैं, ये तो पीडीए की बात करते हैं, दलितों पिछड़ों की बात करते हैं और बड़े जातिवादी हैं। 3 एक ही जाति के नेताओं की मूर्ति लगवा दिया, कहीं कोई जातिवाद की चर्चा नहीं है। और तो और उन्हीं के राज्य में, बीजेपी के राज्य में पिछले विधानसभा सत्र में कुटुंब नाम से ठाकुरों की बैठक हो रही है, ठाकुर विधायक सांसदों की, और अब जो है सहभोज के नाम पर ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं, और उसमें से अधिकांश के लगभग सारे बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के, और वो जातिवाद नहीं है। और तो और देखिए कि उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी लिख रहे हैं कि बीजेपी के नियमों के विरुद्ध है, उनकी संकल्पना, उनकी राजनीति के विरुद्ध है, आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विधायकों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि अगर आपने फिर ऐसी बैठक की तो फिर इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिस सरकार पर उसी सरकार में शामिल बाकी जातियों के लोग ये आरोप लगा रहे हो, इनडायरेक्टली कानाफूसी की बहसों में ये चल रहा है कि ठाकुरों की ही चल रही है, और ठाकुरों की बैठक हुई तो कोई चिट्ठी ऐसी नहीं लिखी, और ब्राह्मणों की बैठक हुई तो चिट्ठी लिख दी। पिछड़े दलित तो भाजपा के विधायकों की हिम्मत ही नहीं है, एक बैठक 10 विधायक कर लें होंगे। और खुद प्रदेश अध्यक्ष भी कुर्मी समाज से बनाए गए हैं, पहले भी लोग थे, तो प्रदेश अध्यक्ष और तमाम ऐसे पदों पर ओबीसी एससी को बिठाया जाएगा। लेकिन क्या उनमें से किसी के पास ऐसी हिम्मत है कि वो ऐसा एक कार्यक्रम कर लें, एक भोज कर लें? एससी एसटी ओबीसी के विधायक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की राजनीति में जाति का मतलब क्या है। अगर आप सवर्ण तबके से हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, तो राष्ट्रवादी हैं, धर्म के प्रणेता हैं, सब कुछ हैं। इसीलिए तो चिट्ठी लिखनी पड़ रही है।
क्या आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इस कार्यक्रम को लेकर के भी ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कुछ जाति के लोगों को एक संकेत कर रही है, देखो ब्राह्मणों नाराज मत हो, 89% तुमने वोट दिया हमें, अब देखो हमने 3 ब्राह्मणों की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित करके राष्ट्र प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में वहीं लखनऊ में बनवा दी, एक दलित पिछड़े की नहीं बनवाई। मैं तो कह रहा हूं कल्याण सिंह से बड़ा उनके पास कौन चेहरा उत्तर प्रदेश का होगा, नहीं बनवाई। इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति को बुला करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक कल्पाठ हो रहा है, ये दृश्य देखिए। और बाकी जो लोग कुमार विश्वास को कवि मानते हो उन सबको पहचान लेना चाहिए कि भाजपा के एजेंट कहां कहां घूम रहे हैं। बाकी पार्टी के कुछ लोग आएंगे और कहेंगे बड़े विद्वान हैं, कवि हैं और धार्मिक गुरु हैं, इनको भी बुला लीजिए। सजग रहिएगा कि ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं। लेकिन बीजेपी अपने रैली में सरकारी बसों का इस्तेमाल कर ले, सरकारी कर्मचारियों की इनडायरेक्ट ड्यूटी लगवा दे। गमला लूट कर ले जाने वालों की भीड़ भी वायरल हो रही है। गमला कोई लूट रहा है उसी कार्यक्रम स्थल से। जिस देश में इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी हो, उस पर चर्चा ही न हो, उस देश का सबसे बड़ा प्रदेश किन बहसों की तरफ जा रहा है। और ये जातिवाद क्यों नहीं है? अगर पीडीए करना जातिवाद है, अगर बहुजन जातिवादी है, तो फिर ये कौन सा राष्ट्रवादी है? इस पूरी राजनीति के पीछे तो कुछ हो रहा है जो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सतह पर दिखाई देगा। और तो और इसी उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक बीजेपी का कुलदीप सिंह सेंगर को जब जमानत देने की बात कोर्ट से आई तो धक्के खा रही है, सड़क पर घसीटी जा रही है वो रेप पीड़िता, जिसको आप सुन लें तो आप सिहर उठेंगे। पूरे देश में थू थू हो रही है कि ये कैसा न्याय कि बेटी कहां सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और ऐसे जघन्य बलात्कार के आरोपी को बेल मिल रही है। और उसी उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री इस पर बधाई दे रहा है, स्वागत कर रहा है। ये है उत्तर प्रदेश और बीजेपी का असली चेहरा। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।